108वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से अपनी बात रखने से पहले एकात्म मानववाद के प्रणेता, आधुनिक भारत के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री, राज्यसभा के सांसद रहे, भारत सरकार में कई उच्च पदों पर आसीन रहे, वित्त सचिव रहे, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आदरणीय एनके सिंह हमारे बीच में है। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं उनके करतल ढंग से स्वागत करने का कष्ट करें। दूसरे हमारे बीच में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष, देश के जाने माने पत्रकार, जिनकी लेखन शैली ने पूरे भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है, ऐसे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय राकेश शर्मा जी हमारे बीच में है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं करतल ध्वनि से स्वागत करने का कष्ट करें। चूंकि पूर्तिया यह शैक्षणिक कार्यक्रम है, दो सब्जेक्ट आपके बीच में है। विश्व पटल पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता भारत, परम आदरणीय एनके सिंह जी इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है विकसित भारत @विजन 2047। इस पे आदरणीय राकेश शर्मा जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं बताना चाहता हूं अपने मंचस्थ दोनों वरिष्ठ जनों को, शहर के बहुत ही नामचीन जो चुनिंदा साथी हैं आपके समक्ष बैठे हैं। इसमें पद्मश्री है, इसमें सभी जो हमारे समाचार पत्र हैं उनके एडिटर्स हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडिटर्स हैं, संवाददाता हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, व्यापार संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। हम कह सकते हैं कि लखनऊ की क्रीम आपके सामने है। मैं आप सबका भी हृदय से, जो सामने बैठे हमारे भाई बहन, हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आजाद भारत के बाद जो भारत की परिकल्पना की थी, उसे मूर्त रूप देने उन्होंने पूरा जीवन लगाने का काम किया। उनका मानना था समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान नहीं आ जाती, उसको मुख्य धारा में हम नहीं ले आते, तब तक आजाद भारत का सपना पूरा नहीं होगा। आज हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के मुताबिक जन जन को मुख्यधारा में लाते हुए उनके जीवन के हर पहलू को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। चाहे सभी जरूरतमंदों को पक्का मकान हो, चाहे 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचाना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को हम ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि विकसित भारत का जो विजन आजाद भारत के बाद प्रणेताओं ने देखा था, उसे मूर्त रूप देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। हमारे दोनों वक्ता साथी अपने अपने सब्जेक्ट रखेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप उन सवालों के उत्तर भी पूछ सकते हैं। जो भी हमारे सीनियर साथी बैठे हैं, जर्नलिस्ट बैठे हैं, वरिष्ठ जन बैठे हैं, साहित्यकार बैठे हैं, एनके सिंह साहब जो आपकी समझ कहेंगे,
तो कुछ साथी चाहे तो उनसे अपनी जो जिज्ञासा उसको शांत करने के लिए पूछ भी सकते हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि कार्डलेस माइक 2-3 तत्काल तैयार रखेंगे। ऐसे ही जो दूसरा सब्जेक्ट है, विकसित भारत के विजन का 2047 में भारत कैसे डेवलप्ड स्टेट के रूप में, डेवलप्ड राज्य के रूप में, डेवलप्ड राष्ट्र के रूप में कैसे स्थापित होने वाला है, उस सब्जेक्ट पर विचार करें। वहां भी आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा अपने दोनों महानुभावों से तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी से कि हम सब दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं पुष्पगुच्छ के माध्यम से अपने दोनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं विजेश जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपके समक्ष आने के लिए आज इस पुण्यतिथि पे जो आपने अवसर दिया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। और मैं कृतज्ञ हूं कि पुनः दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में उनसे कुछ स्रोत, कुछ बुद्धि प्राप्त करने का यह अवसर आपने दिया। मैं उनको और जितने समक्ष हैं जो आज संचालन कर रहे हैं, बीजेपी के हम लोगों के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन सभी को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि आज 108वां जो उनकी पुण्यतिथि पे है दीनदयाल उपाध्याय जी के, एक हम बहुत ऐतिहासिक चरण पे भारत है। क्यों? उन्होंने जो राह दिखाए थे, उन्होंने जो कुछ अपने विचार व्यक्त किए थे, मैं उन विचारों को पुनः स्मरण कराना चाहता हूँ। 1965 में वो एक अपने भाषण में, जिसका शीर्षक था, आप सब अवगत होंगे, जिन्हें इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के रूप से वो कुछ श्रृंखला थी जिसके ऊपर उन्होंने अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे। भारत के समक्ष उन्होंने कहा था 1965 में, और मैं कोट कर रहा हूं जो उन्होंने कहा था, India's heritage is a treasure grove of knowledge and values which guided humanity for centuries. यह उसी रूप से है जिससे उनसे बहुत पहले
मार्क ट्वेन साहब जो हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने लिखते समय कहा, और मैं कोट कर रहा हूँ मार्क ट्वेन से, उन्होंने कहा, इंडिया इज द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस। यह वही है जो उसी समय बृहस्पति सूत्र में कहा गया है, हिमालय समारभय यावत इंदु सरोवर तह देवंत निमक देश हिंदुस्तान तचकते। अंग्रेजी में अनुवाद, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिमालयज एंड एक्सटेंडिंग टू द इंडियन ओशन is a nation built by gods. हिंदुस्तान, that's the nation. आज का जो विषय आपने दिया है वो विषय काफ़ी आज की जो संदर्भ है उसके लिए उचित है, क्योंकि इसी संदर्भ में मुझे अभी 2 अवसर मिला कुछ भाषण देने का। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जिनके द्वारा मुझे 3 जुलाई को एक ऑनररी फेलोशिप कन्फर किया गया। अपने उस एक्सेप्टेंस स्पीच में मैंने उसका शीर्षक दिया था इंडिया एरा। क्यों? क्योंकि वो है, वही है कि इंडिया एज इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर। इसी संदर्भ में इन आइडियाज़, इन विचारों को व्यक्त करते हुए आइडियाज़ ऑफ भारत के समक्ष में 15 दिन पूर्व भी मुझे सौभाग्य मिला इसी विषय पे बोलना। मैं 2-3 इतिहास के पन्नों को उल्टाना चाहता हूँ। आप स्मरण करें जो इतिहास के विशेषज्ञ हों कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एंगस एडिसन, जिनके लेखों के बारे में या जिनकी पुस्तक के बारे में लगभग सभी जानते होंगे, उन्होंने एक उनकी बहुत बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका शीर्षक है द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स। हिंदुस्तान के बारे में विवरण करते हुए प्रोफेसर एंगस एंडरसन ने कहा कि विश्व के पूरे जीडीपी का 10वां सदी 10th सेंचुरी से 15-17 सेंचुरी तक भारत 24.3% उस टोटल ग्लोबल जीडीपी का भारत से ही प्राप्त हो रहा था। उसके पूर्व आप देखें, 1st सेंचुरी एडी में जो गुप्ता एम्पायर के समय था, उस समय में भारत का जो योगदान था ग्लोबल जीडीपी में वो लगभग 33 से 35% था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आई गिरावट, उसके बाद राज्य पलटे, धीरे धीरे भारत का जो प्रभाव था वो कमता गया। और उसी कमते के कारण आपको स्मरण होगा जब 1947 में हम लोगों ने स्वराज्य प्राप्त किया, उसके बाद बहुत दिनों तक भटकते रहे 3 लक्ष्य के ऊपर। उन 3 लक्ष्य के 3 शब्द में प्रयोग करूं, वो 3 F थे। F क्या? फूड, फ्यूअल और फाइनेंस। इन तीनों के ही जरिए में तब से भटकते रहे। झटका लगा और झटका के बाद हमारी ऐसी हालत हो गई। 1991 के बारे में मैं अभी विवरण कर रहा था, विजेश भाई को बता रहा था कि वो दिन क्या थे, क्योंकि वो दिन मैंने स्वयं उन दिनों का मुझे अनुभव है कि ऐसा भी समय था कि रिजर्व बैंक का गवर्नर मुझे फोन करता था, मैं वित्त मंत्रालय में था, कि नंदू बाबू 20 शनिवार तक, 20 महीने के उन्हें चाहिए शनिवार तक $20 मिलियन भारत की मर्यादा को रखने के लिए, नहीं तो हम लोग एक डेट डिफॉल्टर के रूप में बन जाते। और एक बार अगर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से आप डेट डिफॉल्टर बन जाते हैं तो आप एक पराया बन जाते हैं।
उसके बाद कुछ संभले, कुछ परिवर्तन हुए। उस समय परिवर्तन, क्योंकि उसके बाद हम लोगों का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हम लोग उसके पहले भी इंदिरा गांधी के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में संभल सकते थे, नहीं संभल पाए। और ढलते ढलते परिस्थिति ये हो गई जिसका कि मैंने आपको विवरण दिया। लेकिन उसके बाद हम लोगों में निरंतर प्रगति हुई और आज प्रगति के पश्चात इस दृष्टिकोण में है कि विश्व के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में पिछले 10 वर्षों में जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, उपलब्धि की है, हम ही एक ऐसे आज देश है कि चौथा वर्ष सक्सेसिवली 7 से 8% जीडीपी की उपलब्धि प्राप्त की है। शायद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक भी स्वीकार कर रहा है कि इंडिया इज टुडे द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। आज हम लोग तो प्रगति कर रहे हैं कि विश्व के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। कुछ दिन में तो निश्चित रूप से बनने के हम लोग रास्ते पे हैं। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी जिसे हम लोग जानते हैं उस रूप से देखें तो थर्ड लार्जेस्ट तो हम लोग बन चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और उसके बाद भारत बन चुके हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के दृष्टिकोण से। लेकिन अभी रास्ता बहुत और आगे है। अगर इतिहास के पन्नों पर चले तो जैसा आपने बताया, हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में अपने को परिवर्तित करना। और जब हम विकसित भारत के रूप में हम अपने को परिवर्तित कर लेंगे तो विश्व के दृष्टिकोण से हमें एक सिस्टम्स लीडर, एक ऐसा राज्य जो इन जटिल समस्याओं के उलझन में नहीं पड़ के अपने को एक आज की जो परिस्थिति है उसमें पर्यावरण और अन्य दृष्टिकोण से भी अपने को विकसित भारत के रूप में 2047 तक क्या लक्ष्य को मान करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन लक्ष्य के पूर्ति के लिए क्या क्या आवश्यक कदम है? सर्वप्रथम, जैसा मैंने कहा कि 7 से 8% 4 वर्षों तक निरंतर हमने प्रगति की है। और इसको रियल टर्म्स में, आप नॉमिनल टर्म जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं, जिसमें कि आप डिफ्लेटर अगर जोड़ लीजिए तो लगभग 11 से 12% ये चौथा वर्ष है जो हम लोग उस दिशा में प्राप्ति हम लोगों ने कर रही है। और आवश्यक है कि अगर जो विश्व बैंक का मापदंड है कि अपने को एक विकसित भारत के रूप में परिवर्तित करने के लिए आज हम लोग $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है, आवश्यक है कि यह बढ़ते बढ़ते $23 ट्रिलियन होना आवश्यक है। और ये संभव है, ज़रूर इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन चूंकि एशिया के ही अन्य राज्यों ने इस चुनौतियों से स्वीकार किया है तो भारत में ये क्षमता है और हमने ये शक्ति है कि हम ये लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कोई ऐसा नहीं है जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अधीन, फ्री फेयर इलेक्शन के अधीन, इस दृष्टिकोण और इस लक्ष्य से जो हमारी अभी राष्ट्रीय लीडरशिप है, जो हमारी पॉलिटिकल स्थिरता है, इस लक्ष्य में कोई अड़चन आएगी। दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व बैंक के अधीन जो हमारी जिसे लोग ग्रामीण पॉवर्टी कहते हैं वो घट करके 2.5% है, अर्बन पॉवर्टी 1% है। और हम लोगों ने पिछले 10 सालों में 250 मिलियन लोग ऐसे हैं
जिनको हमने अपनी क्षमता से जो गरीबी की रेखा है उसके ऊपर ले गए हैं। यह कोई मामूली चीज़ नहीं है। मेरे ही मित्र प्रोफेसर लॉरेंस समर्स, जिनकी अध्यक्षता में मैं और प्रोफेसर लॉरेंस समर्स दो हम लोगों ने लिखी है, उन्होंने कहा कि दुनिया के लिए ये 21st सेंचुरी मिरेकल माना जाएगा कि आपने 10 वर्षों के अधीन 250 मिलियन लोगों को जो गरीबी की रेखा है उससे आप ऊपर ले गए हैं। लेकिन हमारे लिए और हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए ये पर्याप्त नहीं है। आज जो विश्व बैंक के अधीन गरीबी रेखा का जो उन्होंने चिन्ह लगाया है वह $8.90, वो उसके आधार पे ये हम लोगों ने उपलब्धियां की हैं। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि वह $8.9 नहीं, इसे $3 या $3.5 के जो मापदंड है उसके तुलनात्मक आगे बढ़े। और हमारी जो क्षमता है, जो एज डिपेंडेंसी रेशियो है, जो क्षमता है कि नई टेक्नोलॉजी को ग्रहण में ये हम लोगों ने जो सिद्धि प्राप्त की है ये चलता जाए और पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए जो नई चुनौतियां आए हैं उसको किस रूप से करें। तीसरा जो चुनौती है, ये सब उपलब्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि जो वर्तमान हम लोग की, जिसे लोग फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता के पूर्व जो उन्होंने मुझे उत्तरदायित्व दिया था कि एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी का मैं अध्यक्षता करूं। मैंने कुछ जो अनुशंसा की, वो अनुशंसा सरकार ने अनुशंसा को स्वीकार किया। तो उसके अधीन जो हमने जो पार्लियामेंट के समक्ष जो हम लोगों की रिपोर्ट गई थी, पार्लियामेंट में ने भी उसे स्वीकार किया कि डेट टू जीडीपी के ऊपर आगे और उपलब्धियां हैं, उसको ग्रहण करने के लिए आवश्यक है कि यह 60% के ही नीचे रहे। और जो फिस्कल डेफिसिट के नॉर्म्स हैं वह भी 3% ही लगभग हैं। 3% राज्यों में, जिस भाई आप तो उत्तर प्रदेश की जो चुनौतियां हैं संबंध होंगे कि 3% राज्यों को हासिल करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। लेकिन पूरे राज्यों को, हर एक राज्यों को 3% और केंद्र में भी उसे 3% की जो चुनौती है उसको करते चले और आगे बढ़ें। चौथा चुनौती जो है, जो लगभग वही है जो माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, मेक इन इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है, वह लक्ष्य की पूर्ति केवल वो पूर्ति कठिन है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत उस पर भी केंद्रित होगा कि क्या हम लोग जो पर्यावरण से नई चुनौतियां आई हैं, जिसे लोग एक लो कार्बन इकोनॉमी के दृष्टिकोण से जानते हैं, उसके लिए जो आवश्यक क्षमता है और उसके लिए जो आवश्यक राशि है उसको किस रूप से उपलब्ध करें। तो यह जानते हुए और ग्लोबल सप्लाई चेन में जो नई चुनौतियां हैं उसको किस रूप से, अभी पेंडेमिक आई, पेंडेमिक में कई इतिहास और पेंडेमिक बहुत कुछ बता के गई। पेंडेमिक ये भी बता के गई कि आपका भूल है कि आप ग्लोबल सप्लाई चेन और मार्केट में अंधविश्वास क्यों कर रहे हैं। चुनौतियां ऐसी आई, ब्रजेश भाई आपको स्मरण होगा कि जिस समय हमारी ड्रग्स की इंडस्ट्री थी और जिसे लोग एपीआई के रूप से जानते हैं, ऑक्सिलियरी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट,
हम लोगों की फैक्ट्री हम लोगों ने बंद कर दी, चाइना के ऊपर हम लोग निर्भर हो गए। समय यह भी आया पेंडेमिक के समय कि शायद अगर चाइना से ये उपलब्ध नहीं हो सके तो क्या जो पेंडेमिक से लड़ने के लिए आवश्यक दवाइयां हैं उसे बना सकें कि नहीं। खैर, हम लोग इस राह पे चलते गए, पेंडेमिक पीछे गया, लेकिन एक छोड़ के गया है कि आत्मनिर्भर भारत का महत्व और आत्मनिर्भर भारत और विश्व में लोग उसी को नमन करते हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर और सुदृढ़ है। यह वही मार्ग है जिनके संबंध में वो बहुत कुछ स्वर्गीय बता चुके दीनदयाल उपाध्याय जी, उस मार्ग पे आगे बढ़ते रहे। तो इसी दृष्टिकोण से जो रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में और रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में जो उन्होंने कुछ राय दिए, ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में उन्होंने जो संबंध दिए, भारत ही एक ऐसा है राज्य। तो प्रधानमंत्री जी ने 2015 में पेरिस में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी इस संबंध में चुनौती है मैं इसको स्वीकार करता हूं, और उन्होंने घोषणा की नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन के समक्ष। क्या थी वो यह थी कि भारत 2030 तक 33 से 35 ऊर्जा उत्पन्न करेगी, वो रिन्यूएबल ऊर्जा होगी। आपको जान करके हर्ष होगा कि भारत ही एक ऐसा राज्य है जो 2030 के पहले हम लोगों ने उसको संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। और जो मेरा अब लक्ष्य है कि 2050 तक अपने को एक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बना दें, उसके ऊपर अग्रसर हम लोग प्रगति कर रहे हैं। पांचवा है कि किस रूप से और किस तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं कैसे ग्रहण किया जाए, ग्रहण इस रूप से किया जाए और चुनौती का समन्वय आवश्यक है। और चुनौती नहीं रहेगी तो लक्ष्य की अगर उपलब्धि हो गई आसानी से तो वो चुनौती नहीं है। लेकिन let me tell you that all over the world there is a continuing challenge. The challenge of raising your bar of expectations, the challenge of realizing those expectations, the challenge of finding a symmetry between monetary and fiscal policy, overall macroeconomic framework, while remaining relevant to the new international standards. जी सर, एक छोटा सा सवाल है। हाँ, अटल जी सर, जब हम लोग स्कूल डेज में थे तो 80 के दशक में पढ़ते थे कि एक निबंध लिखिए, भारत एक अमीर देश है जहाँ निवासी निर्धन है। और 90 के दशक में हम लोगों से ये निबंध लिखने को कहा जाता था कि देश की आर्थिक व्यवस्था में अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये पिछले 25 वर्षों से 99 से जब से अटल जी की सरकार है, देश में एक प्रकार से हर निर्वाचित सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है। क्या हमारे देश की जो आर्थिक रूप से उभरने की जो महाशक्ति है, क्या हम आने वाले समय में ये देख सकते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में स्टेट का सब्जेक्ट बनेंगे और स्टेट शिक्षा और स्वास्थ्य की इन सुविधाओं को लेकर ये स्टेट इसकी गारंटी ले सकता है, जिसके लिए आम आदमी से अलग ये स्टेट का सब्जेक्ट हो सकता है? आपका जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो ऐसे विषय हैं जो हमारे लिए सबसे मुख्य चुनौती है। आप पहले शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें।
तीन चुनौतियां हैं। एक व्यय का इसलिए क्योंकि कई अर्थशास्त्री लिख गए कि आपको 6% जीडीपी का जो है वो शिक्षा के इसमें जाना चाहिए। आप राज्यों द्वारा जो व्यय है, केंद्र द्वारा जो व्यय है, उन दोनों को अगर जोड़ भी दें तो 4% 2 से आगे वो नहीं बढ़ा है। तो एक तो व्यय की चुनौती है। दूसरा, शिक्षा के दृष्टिकोण में शिक्षकों की चुनौती है। क्या वैसे शिक्षक उपलब्ध हैं जो आज की जो चुनौतियां हैं और जो आज की तकनीकी दृष्टिकोण से चुनौतियों कि उन्हें उस संदर्भ में क्या शिक्षक हैं उतने उपलब्ध? अगर नहीं है तो कहाँ से शिक्षक आएंगे? जैसे जैसे तकनीकी दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षकों को शिक्षा देने की क्षमता कि ग्रहण किस रूप से हो सके और इस रूप से हो सके कि आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चुनौती ये होगा कि एक विद्या प्राप्त करने से आगे वाले दिनों जो शताब्द हों वो काफ़ी नहीं, पर्याप्त नहीं होंगे। उन्हें चाहिए क्षमता, चेंजिंग एडेप्टेशन, चेंजिंग पेडागॉजी, चेंजिंग स्किल्स। तो शिक्षकों की उपलब्धता। तीसरी चुनौती यह है कि प्राप्ति हो गए, व्यय भी हो गया, उस व्यय का मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से जो आपने कहा, उसमें केंद्र और राज्य दोनों की लिए चुनौती है और दोनों को मिलजुल करके आगे काम करना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेरा विश्वास है कि जो 3rd tier है, जैसे पंचायत राज, म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज, आप देखें मूल्यांकन किया था पेंडेमिक के समय। बहुत सारे आपके अर्बन लोकल बॉडीज और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वहाँ लेबोरेटरीज उपलब्ध नहीं हैं कि लोग बता सके कि आपको कोरोना है या नहीं है। तो द 3rd tier को स्ट्रेंथन करने की बहुत ही आवश्यकता है। जो सरकार से व्यय है उस व्यय में वृद्धि लाने की आवश्यकता है। मेरा यह विश्वास है कि ये सरकार की जिम्मेवारी है। केवल निजी क्षेत्र के ऊपर निर्भर करना पर्याप्त नहीं होगा। निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन ये मुख्य और संपूर्ण उत्तरदायित्व केंद्र और राज्यों का है। प्रोफेसर गीता गांधी किंगडम, माइक दे दो भाई, माइक भाग के पहुंचाइए। Dr. Singh, wonderful presentation, a very balanced one, and extremely helpful in understanding the macro picture today. I'm also an economist myself. I wanted to ask 3 things very quickly. One is can development ever be sustainable? We talk about development being sustainable. Is that an oxymoron? Right? Because the NGT, to what extent is it able to? So that's one question. Secondly, just a curiosity that if we did put the poverty line at $3 or $3.50, what proportion of our population would be quote unquote poor by that definition? It's just a curiosity. And the third, really the most important question in my mind, because I'm also an educationist, is the one that you touched on briefly, the fact that generative AI is changing the world so rapidly, going towards this sort of robots and AI doing the things that human beings were doing up to now. It's a huge challenge for jobs, employment के लिए और jobs के लिए बहुत बड़ा challenge है ये। तो इसके लिए जो शिक्षा में परिवर्तन आना है, उसके लिए जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए? आपने प्रश्न रेज किए हैं, लेकिन कुछ आंसर्स भी आप बताएं, क्योंकि आप एक ऐसे स्तर पे काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको आंसर के बारे में भी सोचना है. Because I run a school, I have some ideas, but I'd love to know your views about it. Since you are a professional economist, and I'm delighted that a professional economist is speaking up,
some of the answers are embedded in your questions themselves. Let me begin with the issue of sustainability, which was your first question. Now, you know, United Nations has a Sustainable Development Goals. The meaning of Sustainable Development Goals, which replace the Millennium Development Goals, which you know, out of the 10 parameters on the Sustainable Development Goals, India is one of those countries which has achieved 8 out of those 10 parameters in the Sustainable Development Goals. They are being changed now in a revised context, the context of the adequacy of finance for managing an orderly transition to an era of renewable fuel. They pose complex problems themselves. They pose the sort of problems. Let me give you a ballpark figure. You know, I was part of the United Nations committee on the climate goals, and that was one of the challenges that we had. So I was at the COP28 when I was there in Dubai. I'm now going for the COP29. I'm beginning work on that. Do you know how much money it needs every year? $5 trillion a year. How much money do we have? So that issue raises the core issue of, does the international community have a conscience? Do they realize they have an obligation? Obligation to the world. Obligation to the international community. The biggest polluters today are those who preach about climate but do not want to take one step to contribute what they have done for that pollution. If climate financing is not coming, what shall we do? Well, we'll have to find domestic resources, of course. We will have to change many things. The Prime Minister has suggested some extraordinary things. He was the first one to have used the word, if you recall, life. He used the word life. What does life mean? Changing eating habits. Changing eating habits. You know, I do not want to be a propagator, but I certainly believe that if the world turned vegetarian for 2 days in a week, the amount that you will save in terms of pollution is extraordinary. He has used the word life Prime Minister's words on life is a very meaningful, potent one. I'll give you a little hint on sustainability. Your second question, of course, was on raising the bar on poverty. Well, you know, it's a question of whether methodology which you employ, will you do on the basis of PPP? If you do it on the basis of purchasing power parity, the numbers would be less daunting than if you do it otherwise. But I do believe that multi-poverty dimensional index is more meaningful than a limited definition of poverty in terms of extreme poverty. That is why I advocated that the 1.90, we need to move the bar. That's also a challenge for myself. The last question, which was on this whole issue of teacher, artificial intelligence, the hiatus. That's why I said, of course, AI is now taught as a curriculum in every school, which is a good thing. But the ability to think in AI terms necessitates that you need to think in innovative ways. Is the child too much? And this is my biggest critique of the current education system. That are we too much dependent on the rote method of learning, which inhibits innovation, and are we willing to accept failures as much as we applaud success? To have a society based on innovation, the society must accept some failures with outstanding success.
That's a mindset change. And that's what I believe is necessary. Thank you. थैंक यू। प्रोफेसर M.K. अग्रवाल, लखनऊ यूनिवर्सिटी। माइक दो भैया। आपका बहुत बहुत आभार जिस प्रकार से आपने विषय को उठाया है, खास तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को। मेरी पुस्तक उन पर है भी, लेकिन आज का प्रश्न दूसरा है मेरा। आपने चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लागू किया है, क्या आज वैश्विक स्तर पर ये संभावनाएं प्रबल नहीं हो रही हैं, या कह लीजिए कि पाश्चात्य मॉडल आज फेल होता हुआ नजर आ रहा है? जो हम लोग उसकी एनालिसिस कर रहे हैं, आज अमेरिका का मॉडल, या आप ब्रिटिश मॉडल कहें या पाश्चात्य कहें, कुछ भी कहें, क्या वजह है कि कोविड के बाद वो मॉडल फेल हो रहा है? भारत का मॉडल जो बढ़ रहा है, उसी इकोनॉमिक्स को पढ़ करके अगर पंडित जी के मॉडल को उसमें इनकारपोरेट किया है तो बढ़ रहा है, तो क्या हम इस स्तर पर ग्लोबल लेवल पर अपने को विश्व गुरु स्थापित करना है, तो हमें अभी और किन प्रयत्नों की आवश्यकता हो? मेरे जानते आप सही कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न मॉडल जिसे आप कहें, वेस्टर्न मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो केंद्रित है एक विषय के ऊपर, जिसे लोग आमतौर से कहते हैं वॉशिंगटन कंसेंसस। आपको स्मरण होगा, वॉशिंगटन कंसेंसस के रूप में प्रचलित है। वह भी केंद्रित है कि विश्व की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनकी जो संस्थाएं हैं, उनकी जो पावर स्ट्रक्चर है वो लंबित है जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर इकोनॉमिक्स की पावर स्ट्रक्चर थी। वो आज की जो चुनौतियां हैं वो उसके लिए बेकार हो चुकी है, क्योंकि उस पावर स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। आप उदाहरण लें कि उन बोर्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड बैंक में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, तो यूरोप का रिप्रेजेंटेशन है। उसमें कैसे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो आज के इकोनॉमिक्स टर्म्स में वो इरेलेवेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका कोटा है, फिर भी उनका दायित्व है। उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने की आवश्यकता है। आज यूनाइटेड नेशंस का आप लें, बार बार ये कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सृजन हुई थी, उस सृजन में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और मैं इसलिए उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ कि भारत से ही भूल हुआ कि उस समय हमने, जो हमारी बारी थी, हमने अपनी स्वतः रूप से जो हमारी बारी को हमने चाइना को दे दिया ताइवान को, ग्रहण हुआ चाइना, और हम आज उसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर हैं। उस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या अर्थ है जब उसके हम सदस्य नहीं हैं, जो हम उभर गए हैं इतने बड़े आर्थिक दृष्टिकोण से एक सुपर पावर के रूप में। इन संस्थाओं का भी पुनर्गठन आवश्यक है यदि आज के दृष्टिकोण से वो अपने को रेलेवेंट होना चाहिए। थैंक यू। अब अभी हमारे पास सवाल तो बहुत आ गए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, लेकिन समय हमें इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। अभी सेकंड जो हमारा परिचर्चा होगी उसमें इन सवालों को हम लेंगे। अभी हम अपने बड़े भाई HGS परिहार, सीनियर एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट से अनुरोध करते हैं कि अपना सवाल। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। हमारे यहाँ पे आज विश्व पटल पर आर्थिक महाशक्ति रूप भारत है, इसके संबंध में हमारे यहाँ समाज में, राजनीति में 2-3 शब्द प्रचलित रहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और महाशक्ति के, आर्थिक महाशक्ति के रूप में बढ़ता भारत। मेरा कंसर्न ये है
कि हमारे यहाँ पब्लिक मनी से या प्राइवेट मनी से तमाम IIT, IIM और मेडिकल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस खोले गए। उसमें से जो पढ़ के जाते हैं वो ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं और वहाँ जाकर वो थिंक टैंक बनते हैं और वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें वो सहयोग करते हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव हो सकता है जिससे कि उनको यहाँ रोका जाए, ब्रेन ड्रेन रुक सके और यहाँ इस भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरते ही नहीं बल्कि उसको स्थापित करने में उनका सहयोग मिल सके। ये गंभीर प्रश्न है और कोई हास्यास्पद रूप से जवाब देना उचित नहीं होगा। जो विश्व के डेवलपिंग वर्ल्ड है और हम अपने को अब डेवलपिंग वर्ल्ड से निकल करके एक डेवलप्ड वर्ल्ड के रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। उन्होंने शब्द प्रयोग किए थे ब्रेन ड्रेन। आप जरूर उस ब्रेन ड्रेन शब्द से आप सहमत होंगे कि क्षमता यहां प्राप्त करने, क्षमता का लाभ यहां नहीं मिलके कहीं और क्षमता का लाभ मिले, बात सही है। दूसरी दृष्टिकोण से देखें, दूसरी दृष्टिकोण से आप अगर देखें तो आपको मैं एक हास्यास्पद रूप से बताऊं कि जब 15वें वित्त आयोग के परिप्रेक्ष्य में मैं केरला गया। केरला में उस समय एक अर्थशास्त्री वहाँ के वित्त मंत्री थे, टॉमस उनका नाम था। अभी गवर्नमेंट सरकार वही है सीएम, लेकिन अभी वो वित्त मंत्री नहीं है, लेकिन टॉमस साहब उस समय वित्त मंत्री थे। उन्होंने कहा कि हमें तो पता नहीं है क्या करना चाहिए। अंग्रेजी में कहा, मैं हम लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या यूपी और बिहार के लोग यहाँ आकर के बस गए हैं। सारा जितनी उपलब्धियां हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री सब जगह छाए हुए हैं। क्या करना चाहिए? हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक सामाजिक समस्या है। उनसे कहा कि टॉमस साहब जरा आप सोच लें एक मिनट, आपकी जो लेबर फोर्स थी वो कहाँ है जो आपको आवश्यकता पड़ गई है कि ये यूपी और बिहार से आप मंगा करके श्रमिकों को अपनी जो कार्य है वो कार्य कर रहे हैं। कहा क्या से कहाँ कार्य कर रहे हैं? पूरे गल्फ में कार्य कर रहे हैं। पूरे अन्य जो राज्य हैं एशिया में वहां कार्य कर रहे हैं, तो वो तो रेमिटेंस भेजते होंगे। तो आपकी रेमिटेंस आ रही है उनसे और आप मच लोअर कॉस्ट पे आप उपलब्ध कर रहे हैं श्रमिकों को बिहार। तो इसमें लाभ किसका है? आपका है। आपकी जो आर्थिक समस्या है आज, उसमें ये रेमिटेंस इनकम जो प्राप्त हो रही है, यह इसका बहुत बड़ा उसका योगदान है। सर्कुलर इकोनॉमी की आवश्यकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवश्यक है कि जो आज की जो प्रतिबंध है, मूवमेंट ऑफ टैलेंटेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें जो प्रतिबंध लगे हैं उसको हम लोग उस प्रतिबंध को हटाएं। अंतिम मेरा मंतव्य, देखिए वो क्यों जाते हैं? क्या हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की क्षमता है कि यहाँ
शिक्षा उपलब्ध कर मैं स्वयं यहाँ एंटरप्रेन्योर बनूं, इसमें क्या बाधाएं हैं? क्यों भी एंटरप्रेन्योर यहाँ नहीं हो सकते हैं? क्या हमारे वातावरण में क्या और आवश्यकता है? इसे साधारण रूप से इसके ऊपर प्रधानमंत्री ने बहुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कितना परिवर्तन हुआ है और यहाँ यूपी में कितना परिवर्तन हुआ है। जितने मापदंड हैं आपने, टाइम टेकन फॉर परमिशंस, लैंड, एक्सेट्रा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हम लोग और उपलब्धि प्राप्त कर सकें तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक भावना है वो उत्पन्न होगी और तभी यह एक बनेगा एक, इससे जो लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं बहुत लोग वापस भी आ रहे हैं, पता नहीं क्या आंकड़े हैं। एक आपको उदाहरण मैं बताऊं, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सबसे पुराना दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का इंस्टीट्यूट है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो अभी मैंने एक नया ट्रस्टी मैंने ऑब्टेन किया, 6 ट्रस्टीज हैं। मैंने स्वामीनाथन को मैंने ट्रस्टी बनाया है। मैंने सौम्या से पूछा कि तुम तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि तुम चीफ साइंटिस्ट थी, यहाँ आ गई हो सौम्या? अपॉर्चुनिटीज आर हियर। हम लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या यूपी और बिहार के लोग यहाँ आकर के बस गए हैं? सारा जितनी उपलब्धियां हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री सब जगह छाए हुए हैं। क्या करनी चाहिए? हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। उनसे कहा कि टॉमस साहब जरा आप सोच लें एक मिनट, आपकी जो लेबर फोर्स थी वो कहाँ है? जो आपको आवश्यकता पड़ गई है कि ये यूपी और बिहार से आप मंगा करके श्रमिकों को अपनी जो कार्य है वो कार्य कर रहे हैं। कहा क्या वो कहाँ कार्य कर रहे हैं? पूरे गल्फ में कार्य कर रहे हैं, पूरे अन्य जो राज्य हैं एशिया में वहाँ कार्य कर रहे हैं। तो वो तो रेमिटेंस भेजते होंगे, तो आपकी रेमिटेंस आ रही है उनसे और आप मच लोअर कॉस्ट पे आप उपलब्ध कर रहे हैं श्रमिकों को बिहार। तो इसमें लाभ किसका है? आपका है। आपकी जो आर्थिक समस्या है आज, उसमें ये रेमिटेंस इनकम जो प्राप्त हो रही है, यह इसका बहुत बड़ा उसका योगदान है। सर्कुलर इकोनॉमी की आवश्यकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवश्यक है कि जो आज की जो प्रतिबंध है, मूवमेंट ऑफ टैलेंटेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें जो प्रतिबंध लगे हैं उसको हम लोग उस प्रतिबंध को हटाएं। अंतिम मेरा मंतव्य, देखिए वो क्यों जाते हैं? क्या हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की क्षमता है कि यहाँ शिक्षा उपलब्ध कर मैं स्वयं यहाँ एंटरप्रेन्योर बनूं, इसमें क्या बाधाएं हैं? क्यों भी एंटरप्रेन्योर यहाँ नहीं हो सकते हैं? क्या हमारे वातावरण में क्या और आवश्यकता है? इसे साधारण रूप से इसके ऊपर प्रधानमंत्री ने बहुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कितना परिवर्तन हुआ है और यहाँ यूपी में कितना परिवर्तन हुआ है। जितने मापदंड हैं आपने, टाइम टेकन फॉर परमिशंस, लैंड, एक्सेट्रा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हम लोग और उपलब्धि प्राप्त कर सकें तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक भावना है
वो उत्पन्न होगी और तभी यह एक बनेगा, एक इससे जो लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं बहुत लोग वापस भी आ रहे हैं। पता नहीं क्या आंकड़े हैं। एक आपको उदाहरण मैं बताऊं, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सबसे पुराना दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का इंस्टीट्यूट है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो अभी मैंने एक नया ट्रस्टी मैंने ऑब्टेन किया, 6 ट्रस्टीज हैं। मैंने जो स्वामीनाथन को मैंने ट्रस्टी बनाया है। मैंने सौम्या से पूछा कि तुम तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि तुम चीफ साइंटिस्ट थी, यहाँ आ गई हो सौम्या। अपॉर्चुनिटीज आर हियर। हम लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या यूपी और बिहार के लोग यहाँ आकर के बस गए हैं। सारा जितनी उपलब्धियां हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री सब जगह छाए हुए हैं। क्या करना चाहिए? हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। मैंने उनसे कहा कि टॉमस साहब ज़रा आप सोच लें एक मिनट, आपकी जो लेबर फोर्स थी वो कहाँ है, जो आपको आवश्यकता पड़ गई है कि ये यूपी और बिहार से आप मंगा करके श्रमिकों को अपनी जो कार्य है वो कार्य कर रहे हैं। कहा क्या से वो कहाँ कार्य कर रहे हैं? पूरे गल्फ में कार्य कर रहे हैं। पूरे अन्य जो राज्य हैं एशिया में वहाँ कार्य कर रहे हैं। तो वो तो रेमिटेंस भेजते होंगे। तो आपकी रेमिटेंस आ रही है उनसे और आप मच लोअर कॉस्ट पे आप उपलब्ध कर रहे हैं श्रमिकों को बिहार। इसमें लाभ किसका है? आपका है। आपकी जो आर्थिक समस्या है आज, उसमें ये रेमिटेंस इनकम जो प्राप्त हो रही है, यह इसका बहुत बड़ा उसका योगदान है। सर्कुलर इकोनॉमी की आवश्यकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आवश्यक है कि जो आज की जो प्रतिबंध है, मूवमेंट ऑफ टैलेंटेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें जो प्रतिबंध लगे हैं उसको हम लोग उस प्रतिबंध को हटाएं। अंतिम मेरा मंतव्य, देखिए वो क्यों जाते हैं? क्या हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की क्षमता है कि यहाँ शिक्षा उपलब्ध कर मैं स्वयं यहाँ एंटरप्रेन्योर बनूं? इसमें क्या बाधाएं हैं? क्यों ये एंटरप्रेन्योर यहाँ नहीं हो सकते हैं? क्या हमारे वातावरण में क्या और आवश्यकता है? इसे साधारण रूप से जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने बहुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्षों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कितना परिवर्तन हुआ है और यहाँ यूपी में कितना परिवर्तन हुआ है। जितने मापदंड हैं आपने, टाइम टेकन फॉर परमिशंस, लैंड, एक्सेट्रा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हम लोग और उपलब्धि प्राप्त कर सकें तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक भावना है वो उत्पन्न होगी और तभी यह एक बनेगा, एक इससे जो लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं बहुत लोग वापस भी आ रहे हैं। पता नहीं क्या आंकड़े हैं। एक आपको उदाहरण मैं बताऊं, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सबसे पुराना दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का इंस्टीट्यूट है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। तो अभी मैंने एक नया ट्रस्टी मैंने ऑब्टेन किया, 6 ट्रस्टीज हैं। मैंने जो स्वामीनाथन को मैंने ट्रस्टी बनाया है। मैंने सौम्या से पूछा कि तुम तो
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि तुम चीफ साइंटिस्ट थी, यहाँ आ गई हो सोनिया। अपॉर्चुनिटीज आर हियर। @2047 पर अपने विचार रखें। आदरणीय श्री NK सिंह जी, ब्रिजेश पाठक जी, भूपेन्द्र चौधरी जी, सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध, समृद्ध सुधीजन, सबको मेरा प्रणाम। आज का दिन हमारे लिए विशेष है। मैं क्षमा के साथ सबसे अनुरोध करूंगा कि आज हमारे समक्ष देश के सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमिस्ट, भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष रह चुके, उनका एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण था जो कि आपके जीवन में, आपके राज्य के जीवन में, आपके देश के जीवन में परिवर्तन ला चुका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपनी वार्ता में व्यस्त थे, कोई मौका छूट गया उनका। अनुरोध रहेगा, आज यहां से जो दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मोत्सव पर, 108वें जन्मोत्सव पर जो चर्चा हो रही है, वो मेरे देश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी चर्चाएं तो चलती रहेंगी। आपने मिस किया उन्हें। अभी भी कुछ आवाजें आ रही हैं, उनसे अनुरोध करूंगा यदि वो ध्यान दें। क्षमा चाहूंगा, मैं लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, लेकिन इट्स वेरी एसेंशियल दैट वी लिसन टू द स्पीकर्स। व्हाट दे आर सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माई नेशन। वी आर टॉकिंग ऑफ द डेवलप्ड नेशन। तो पंडित जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान। वो एक विचार था। आज हमारे बीच में भी एक विचार तैर रहा है। लोगों ने उस बात का हंसी उड़ाई जब कहा गया कि नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, तो वो बायोलॉजिकल अपने शरीर की बात नहीं कर रहे थे, वो एक विचार की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जो विचार है, उन्होंने उस सिद्धांत को जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्थापित किया था 1951 के अंदर, जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हो रही थी, उसको कार्यान्वित किया। एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब ही है अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति तक उत्थान करना। और जब तक भारत के अंदर 140 करोड़ व्यक्तियों का उत्थान नहीं होगा, तो भारत विकसित भारत हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं भारत की बात करूंगा, क्योंकि विकसित भारत को मेरे को विषय दिया गया है। हमारे देश के नौनिहाल 55 वर्षीय बाल्यकाल में जी रहे व्यक्ति भारत को भारत मानते ही नहीं। तो हम किस भारत की बात कर रहे हैं? हम नरेंद्र मोदी के भारत की बात कर रहे हैं कि हम उस भारत की बात कर रहे हैं कि जिसको कहा जाता है कि ये देश नहीं है, ये राज्यों का समूह है। आपके शरीर में आंख है, हाथ है, पांव है, मुंह है, लेकिन आपकी आत्मा नहीं है, तो आप मृत हैं। भारत पूरे देश को जोड़ता है। तो भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत देश की आत्मा है, भारत है। मैं अपने क्रम को बदल रहा हूं।
मेरे बड़े भाई एन.के. सिंह ने कुछ बातें कही, उन बातों को रेखांकित करते हुए मैं कुछ बातें आपसे साझा करूंगा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता की बहुत आवश्यकता है। विकसित भारत को बनाने के लिए राजनीतिक स्थिरता की बहुत आवश्यकता है। हो क्या रहा है? सोचिए जरा, बड़े ध्यान से सोचिए सब बातों को जो मैं आपसे साझा करने वाला हूं। अभी हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं। विकसित भारत का एक मुख्य सिद्धांत है कि देश में शांति होनी चाहिए, देश में स्थिरता होनी चाहिए। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, कुछ उनके कंड्यूट जो भारत में बैठे हुए हैं, देश को अस्थिर करने में लगे, देश को विभाजित करने में लगे। आप निश्चिंत रहें, देश फिर भी विकसित होगा। ये 22 स्टेशनों पे सिलेंडर गैस के रख के या रॉड रख के या लकड़ियां रख के भारत की ग्रोथ की ट्रेन गिरने वाली नहीं है, अनवरत चलेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि अधिकतर लोग देश के अंदर देश की तरक्की चाहते हैं, चुनिंदा लोग सत्ता के मोह के अंदर कुछ भी कर देना चाहते हैं, वो सिर्फ सत्ता का मोह। जहां हमारे प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके विकास की बात करते हैं, अभी भी अमेरिका के अंदर जाकर आए तो एक पॉजिटिव वातावरण बनाया। एन.के. सिंह जी ने भी अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पे पॉजिटिव वातावरण बनाया, जब उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। साधारण बात नहीं है, 25 करोड़ लोग रेखा से बाहर आ गए। उन्होंने जलवायु की बात करी, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की बात करी, उन्होंने जीडीपी की बात करी, सारी पॉजिटिव बात करी। दूसरी तरफ कहा जाता है भारत में अपने धर्म को पालन करने की इजाजत नहीं है, यहां पगड़ी नहीं पहन सकते। मैंने सरदार जी को भी देखा था, 2 बैठे। आपको कोई पगड़ी पहनने से रोकता है? हाथ खड़ा करके बताइए। भारत में कोई आपको पगड़ी पहनने से रोकता है, कड़ा पहनने से रोकता है, तो क्यों ये प्रचार हो रहा था? भारत के अंदर वैमनस्यता फैलाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए, देश को विकास के मार्ग से भटकाने के लिए मत करो। ऐसा मत करो। देश सबका है, देश सर्वप्रथम है, राष्ट्र प्रथम की भावना से हम काम। ना मैं लेफ्ट हूं ना मैं राइट हूं, मैं राइट हूं सिर्फ दूसरे आर के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। राष्ट्र मेरा सब कुछ है। यदि मेरा राष्ट्र नहीं है तो कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हैं? क्यों राष्ट्र को तोड़ने की बात हम करते हैं? क्यों हम वहां से विदेशों से जाकर कहते हैं कि हमारी मदद करो, हमारा लोकतंत्र खतरे में, और उसका फायदा उठाते हैं। मैं कुछ आपको उदाहरण भी दूंगा इसके। पहले मैं राष्ट्रीय उदाहरण देता हूं। कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है? कितने लोगों ने? उत्तर प्रदेश में रहते, देश का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन कोई एक राष्ट्रीय पार्टी जम्मू कश्मीर में जाके कहे कि हम आर्टिकल 370 को खत्म कर देंगे, वो उस पार्टी के साथ समझौता कर ले जो कहती है कि पाकिस्तान से बात करो, जिसके फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि 370 को वापस लाने के लिए चीन हमारी मदद करे, जिन्होंने कहा है जो आतंकवादी थे हम उनको पुनः रोजगार देंगे, पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, वो अपना झंडा दोबारा से स्थापित करने की बात कर रहे हैं। देश के अंदर दूसरे भाग में जाते हैं तो दूसरी बात है। ये मैं किस संदर्भ में कह रहा हूं कि विकसित भारत के रास्ते में ये सब रोड़ा बनने वाले हैं। मैंने कहा था मैं क्रम बदल रहा हूं, विकसित भारत की तो बातें करूंगा मैं,
कि क्या हमने विकसित भारत के लिए क्या किया है, लेकिन जो उस रेल की दौड़ की द्रुत गति से दौड़ की जो ट्रेन को रोकना चाह रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। उनका मैनिफेस्टो कह रहा है कि CAA को भी हटा देंगे। उनका मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम कन्वर्जन लॉ को भी हटा देंगे, धर्मांतरण होने दो। उनका लॉ कह रहा है कि हम नई पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको भी हटा देंगे, हम NSA को भी हटा देंगे, हम डेथ पेनल्टी को भी खत्म कर देंगे, और क्वेड के अंदर जो भारत है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, हम क्वेड की सदस्यता भी छोड़ देंगे। आप देखिए जरा उसे। ये भी कहा कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन को भी नष्ट कर देंगे। वाह। और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो जो देश के विभाजन की बातें कर रहे हैं उनसे समझौता करके वो दशानंद ने कौन से संदेश दिए हैं देश को, वो सबके सामने है। इस चुनाव के अंदर क्या क्या देखा, सारी विदेशी शक्तियां जो भारत को कमजोर करना चाहती थी, एक होकर लगातार डीप स्टेट के जरिए हमारे चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया। अभी गए थे जो बाइडेन से बात करी, कूटनीति बातें, डिप्लोमेसी की बातें हैं, लेकिन पीछे से क्या कर रहे हैं, कितने लाख करोड़ डॉलर भारत के अंदर इन्वेस्ट किए गए कि मोदी जी हार जाए। जॉर्ज सोरोस ने क्या किया, हेनरी लश फाउंडेशन जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कास्ट सेंसस का नारा दिया था, वहां से यूरोप से बैठ किया, उसको इन्होंने अपने इनकॉर्पोरेट किया मैनिफेस्टो के अंदर। उमर अब्दुल्ला से जब चुनाव डिक्लेयर हो गए, अमेरिकन डिप्लोमेट क्यों जाके मिल रहे हैं, ओवैसी से क्यों अमेरिकन डिप्लोमेट जाकर मिल रहे हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ, मैंने एक लेख में लिखा था कि त्रिकोणीय साजिश, लेकिन जब सलाहुद्दीन चौधरी ने एक लेख लिख के बताया कि किस प्रकार से राहुल गांधी, ताहिर रहमान जो जिया के बेटे हैं, खालिदा जिया के, कैसे उन्होंने मीटिंग करी लंदन के अंदर, उनका जब आंदोलन चल रहा था, उसके बाद कैसे आंदोलन तेज हुआ, कैसे वहां सत्ता परिवर्तन हुआ, कैसे वो सत्ता परिवर्तन जिसने वहां की प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया। पहले उनके रिजर्वेशन की मांग थी, सुप्रीम कोर्ट के बांग्लादेश ने उस पर स्टे लगाया, मांग बदल दी कि वहां की प्रधानमंत्री जाना चाहिए, वो बेचारी देश भी छोड़ गई, भारत में शरण भी ले ली, उसके बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, फिर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। जब अभी हाल के अंदर यूक्रेन से लौट कर मोदी जी आए तो उनकी जो बाइडेन से बात हुई, बातचीत में उन्होंने माइनॉरिटी का इशू उठाया, क्योंकि आज जो वहां पर एडवाइजरी काउंसिल के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, अमेरिका के प्रोटेक्ट है, उन्होंने जब माइनॉरिटीज की बात करी, लेकिन जो यूनाइटेड और अमेरिका ने जो कम्युनिटी इशू किया, यूक्रेन की बात तो कर दी, लेकिन ये नहीं कहा कि मोदी जी ने हमसे माइनॉरिटी और पर्टिकुलरली हिंदूज की भी बात की थी। तो ये क्या एजेंडा चल रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसा एजेंडा चल रहा है, इसको हमें समझना बहुत स्पष्ट। 140 करोड़ लोगों को ये डीप स्टेट के एजेंडे को डिमोलिश करना पड़ेगा, हम सबको डिमोलिश करना पड़ेगा, हम सबको भारतीय बन के बात करनी पड़ेगी, वरना उनका इंटरेस्ट क्या है। अभी जो सिंह साहब ने कहा, भारत को स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बढ़ते हुए देख के सबके पेट में मरोड़ हो गए। कैसे भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा जो विश्व की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, वो विश्व को कंट्रोल करता है। कैसे हम 10 से 5 पे आ गए। अभी उन्होंने बताया कि हम टेक्निकली नंबर 3 हैं, 2027-28 के अंदर ऑफिशियली भी नंबर 3 इकोनॉमी हो जाएंगे, और 2047 तक जब हम शताब्दी वर्ष को पूरा कर रहे होंगे, विश्व की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी बनने की हमारे में क्षमता है। उस क्षमता को रोकने के लिए, क्योंकि अमेरिका, चाइना, ये आजकल के लिए अभी जो तुरंत हो रहा है उस पर जो रिस्पॉन्स नहीं करते,
ये 20-20, 30-30 साल पहले प्लान करते हैं कि किस देश में हमें कौन सी साजिश कब करनी है, किसको मेगा से अवार्ड दिलाना है, किसको फोर फाउंडेशन से मदद करनी है। वो बीज डालते हैं कि आओ फंसो हमारे जाल में फंसो, और कुछ सत्ता प्राप्त करने के लिए उनके जाल में फंस भी जाते हैं। लेकिन देश नहीं फंसता। देश को एक बार धोखा दे दिया आपने कि ये संविधान बदल देंगे, या आरक्षण खत्म कर देंगे, ये लोकतंत्र खतरे में है, ये हम 7,500-8,000 टका टक आपके 5 जून में खाते में आ जाएंगे। भ्रमित हो गए एक बार, अब नहीं होंगे। संविधान को कौन खतरा है, देश ने इस दौरान में 4 महीने में पहचान लिया। लोकतंत्र को कौन खतरा है, ये देश ने पहचान लिया। आरक्षण के लिए अभी अमेरिका में जाकर एक पेंट्री हाउस में स्टेटमेंट दे के आए, कौन आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है, ये भी देश ने देख लिया। और झूठ कौन बोलता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सिंह साहब एक एडवाइजरी इशू करी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो क्रीमी लेयर है, जिनकी 4-4 पीढ़ियां बेनिफिट ले चुकी हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, और करोड़ों रुपए की इनकम है, उनको इस लाइन से हटके उसी कैटेगरी के अंदर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के गरीबों को आगे आके ये मिलना चाहिए। ये एक एडवाइस करी सुप्रीम कोर्ट ने। प्रधानमंत्री तक जब कुछ एमपी लेके पहुंचे, वो समझ गए इस पर साजिश को, सुप्रीम कोर्ट की साजिश को नहीं, कि अब अपोजिशन क्या करने वाला है। उन्होंने अपने एमपी को कहा कि नहीं, मैं इसे लागू नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर ने कहीं एक क्रीमी लेयर की बात अपनी रिजर्वेशन के लिए नहीं किया। उनका हम लागू नहीं करेंगे, मामला खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस की थी, कोई ऑर्डर नहीं किया था। जब प्रधानमंत्री ने कहा नहीं मैं नहीं इसे मानता, तो बिल्कुल खत्म। उसके बाद भी 21 अगस्त को भारत बंद किया गया, इसलिए कि ये आरक्षण खत्म करना चाहते। जब प्रधानमंत्री ने खुद कह दिया कि मैं कुछ नहीं करना चाह रहा, तो ये आंदोलन किस था। और आपने देखा देश के संसाधन को नष्ट किया गया। पटना का एक चित्र में देख के मैं हैरान रह गया। 50 बच्चे एक बस में बैठे थे, उस बस को भी आग लगा दी इस झूठे आंदोलन के लिए। तो झूठ, मक्कारी, धूर्तता इस देश के अंदर लगातार चल रही है। आपका पहला पॉइंट कि अस्थिरता, ये हमें विकसित भारत के आगे बहुत बड़ी रोड़ा बनेगी। तो ये हम सबका कर्तव्य है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं, आप किस पार्टी को वोट देते हैं मुझे कोई मतलब नहीं, कौन सत्ता में आता मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है मेरे राष्ट्र से। मैं अपने देश को प्रेम करता हूं, राष्ट्र प्रथम की भावना से बात कर रहा हूं। राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, कोई भी सत्ता में आएगा, मेरा देश प्रथम बनना चाहिए, मेरे देश को तरक्की करनी चाहिए, मेरा देश की उन्नति होनी चाहिए, मेरा देश विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, जिसका फायदा अंततः सबको मिलेगा। अब आपने रोजगारी की भी बात की थी। भारत में रोजगार योग्य लोग 97 करोड़ हैं आज की तारीख में। 970 million people are employable in this country. Only 200 million people are employed in this country as of now. 97 करोड़ में से 20 करोड़ लोग रोजगार में हैं, जिसमें से सरकारी रोजगार सिर्फ 2 करोड़ लोगों के पास है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो PSU हो, सबको मिला के मैं बात कर रहा हूं। बेरोजगारी 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 की चारों तरफ हर वक्त शोर मचाया जा रहा है। कितने रोजगार सरकार दे देगी दोस्तों? 2 करोड़ की जगह 4 करोड़, 6 करोड़, बाकी कहां है? जो नारा देश के अंदर है, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, दैट इज द ओनली आंसर। जब विकसित भारत बनेगा, सबको रोजगार मिलेगा। भारत तोड़ के रोजगार नहीं मिलेगा, भारत को जातियों में बांट के रोजगार नहीं मिलेगा। क्या ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये यादव है, ये गुजर है, ये जाट है, ये नाई है, ये मोची है, क्या इनको सबको बांट के हमारा देश तरक्की कर जाएगा? क्या देश तरक्की करेगा तो ये सब तरक्की करेंगे। तो ये जो भ्रमित करने वाली बार बार चालें आती हैं, देश को तोड़ने की चाल आती है, किस तरह से हम सत्ता पे पहुंच जाएं
और सत्ता पे पहुंचने के बाद जो 60 साल में देश में हुआ वो सब ने देखा है, जो पिछले 10 साल में देश में हुआ वो सब देख रहे हैं। क्या तरक्की हो रही है, क्या विश्व हमें रिकॉग्नाइज कर रहा है, कैसे हमारा रिकॉग्नाइजेशन बढ़ रहा है, कैसे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। 25 करोड़ आसानी से नहीं आ जाते हैं, 7 करोड़ लोगों को घर, हर घर में जल से नल वैसे नहीं पहुंच जाता, शिक्षा के अंदर उन्नति क्रांति ऐसे नहीं हो जाती, औद्योगिक क्रांति ऐसे नहीं हो जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो जाता। देश बदल रहा है दोस्तों, चल के तो देखो वो मलाईदार सड़कें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही हैं जो अंत में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेंगे। हमें क्या करना, हमें देश के अंतर्राष्ट्रीय दुश्मनों से और आंतरिक दुश्मनों से सजग रहना है, जो हर हालत में येन केन प्राकेरण सिर्फ सत्ता प्राप्त करके देश को अस्थिर करना चाहते हैं और विदेशों की चाल में फंसना चाहते हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए, हमें पुष्पित और पल्लवित करना है भारत के विचार को, हमें भारत के विचार को, भारत की उन्नति को, भारत की प्रगति को सुनिश्चित करना है कि कोई ताकत आए। 22 जगह तुमने रेल के ऊपर हमारी रेल की पटरियां उखाड़ के मासूमों की जान लेने की कोशिश करी, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, उसको भी हम पकड़ लेंगे, देख लेंगे कौन कहाँ से पाकिस्तान से बैठ के उसके स्कीम कर रहा है, प्लान बना रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ी देखो, बांग्लादेश की भारत समर्थक प्रधानमंत्री को क्यों अपदस्थ किया गया, इसके भी थोड़ा ज्ञान ले लो। राहुल गांधी का तो मैंने बता ही दिया किस प्रकार उन्होंने ताहिर रहमान से बातचीत की, लंदन में आंदोलन तेज हुआ, प्रधानमंत्री भी चली गई, घर भी छोड़ दिया, फिर भी उन्होंने किस प्रकार से हिंदुओं को तंग किया, वो एक और विषय है जिसकी चर्चा किसी और विषय में करेंगे, आज वो विषय नहीं है। लेकिन वो इसलिए हुआ, अमेरिका सेंट मार्टिन पोर्ट को लेकर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाह रहा था। वो भारत समर्थक प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसने मना कर दिया। वो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को लेके एक क्रिश्चियन स्टेट वहाँ पे डेवलप करना चाह रहा था, बट शी डिडंट अलाउ दैट सेंट मार्टिन पोर्ट टू बी अलाउड। चाइना भी वहाँ पे अपना एक सैनिक अड्डा बनाना चाह रहा था, उनको भी उस लेडी ने अलाउ नहीं किया। पाकिस्तान की गरज 71 से चल रही थी कि हम टूटे थे, कैसे वहाँ पे जिहादी काम कर रहे थे, ऐसा ही काम कर रहा था। भारत के भी कुछ नेताओं ने उनको मदद कर टूट गया। जब भी आएगा उनको पता लगेगा कि कैसे पाकिस्तान की अधिकतर संख्या आज चाहती है कि हम वापस भारत में आ जाएं। आप लोग जो पाकिस्तानी चैनल देखते होंगे, कितनी तबाही हो रही है उस देश के अंदर, कितने संकट में है, और भारत उसी समय इन सब के बावजूद भी किस प्रकार की तरक्की कर रहा है, किस प्रकार की रिकॉग्निशन वर्ल्ड के अंदर मिल रही है। दुनिया जो है हमें किस प्रकार रिकॉग्नाइज करके भारत की आवाज़ सुनती है, भारत की बात मानती है, भारत को देख रही है, भारत की तरफ। शांति के लिए वो कहते हैं सिर्फ भारत ही शांति ला सकता है। भारत की शक्ति को पहचान रहे, क्योंकि हमारा अपना इंटरेस्ट कुछ नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है ग्लोबल पीस, हमारा इंटरेस्ट है जो है दुनिया के अंदर कैसे शांति स्थापित हो। और हमारी ये ताकत है वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम जेन्युइनली, जो सनातन की ताकत है, जो हमारा सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उस सिद्धांत के तहत पूरा विश्व हमारे सामने देख रहा है एक निगाह से, और यदि हम विकसित भारत सचमुच बन जाए जहाँ हम सबकी मदद, भारत अभी कोरोना कालखंड में भी आपने देखा एआई की बात कर रहे थे, चाइना ने एआई के भी दोनों प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। कौन सी है कि सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए चाइना ने हमारे चुनाव में उस एआई का इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया के जरिए यहाँ के लोगों को भ्रमित करने का इस्तेमाल किया। चाइना ने बायोलॉजिकल बम छोड़ा 2019 के अंदर, जो कोरोना था, दैट वाज बायोलॉजिकल बम ऑफ चाइना। दुनिया की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ की जो इंक्वायरी चल रही थी उसको इंक्वायरी कर ले। लाखों लोग मार दिए थे विश्व के अंदर। विश्व की अर्थव्यवस्था आज तक नहीं सुधरी, इकोनॉमिक स्लोडाउन आज तक चल रहा है, बेरोजगारी आज तक चल रही है, इंडस्ट्री फेल हो गई उस दौरान के अंदर। कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। तो दोस्तों, इन साजिशों से हमें बहुत सतर्क रहना है, देखना है कि मेरे को देश को अपने को कैसे बचाना है। जो 7
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विश्व के यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं, उन 17 सस्टेनेबल गोल्स को यदि भारत ने अपनाया है और सबसे ज़्यादा उस पर काम हो रहा है, तो उससे ही भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा। आपसे मीन्स आप भारत की आत्मा यहाँ बैठी है, बहुत प्रबुद्ध वर्ग यहाँ बैठा है, बहुत समृद्ध वर्ग यहाँ बैठा है, जो समझदार लोग यहाँ बैठे हैं। आप राजनीतिक चिंतन से, राजनीतिक आइडियोलॉजी से परे होकर भारत के बारे में जिस दिन सोचेंगे, उस दिन भारत जो है विकसित राष्ट्र के मार्ग पे कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं आपको वायदा करता हूं। अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने वहां पर भी 17 गोल्स की बात करी और गरीबी खत्म करना, गरीबी खत्म करने के लिए गरीब के बारे में सोचना। भारत के अंदर ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। विश्व के देशों की आबादी उतनी नहीं है जितने लोगों को हमने पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। 25 करोड़ लोगों को, अमेरिका की टोटल आबादी 31 करोड़ है, 25 करोड़ लोग तो हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा के लें। भूख मिटाना, कोरोना कालखंड में जब सब लोग भूखे थे, आज लगातार 81 करोड़ लोगों को फ्री अन्न दे रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए फ्री नहीं दे रहे कि बाकी की जो इनकी इनकम बचती है वो कहीं और इन्वेस्ट करें। भूख का इंतजाम भारत ने किया है। कोई भारत में भूखा नहीं सोता आज, सबको भूख। ये भी एक सस्टेनेबल गोल्स है। अच्छी सेहत, सेहत के बारे में तो अभी आपने कितनी बार बात की है। हॉस्पिटल्स, जल से नल, क्योंकि जब हम शुद्ध जल नहीं पीते तब हम कितने बीमार पड़ते हैं। 12 करोड़ लोगों को जल से नल दिया गया है, शुद्ध जल जा रहा है गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसकी भी बात आपने करी, मैं ज़्यादा उसके ऊपर भी चर्चा नहीं करूंगा, बट दैट्स वन ऑफ द सस्टेनेबल गोल्स। महिलाओं की बराबरी, लखपति दीदी, कितना काम होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। महिलाएं 50% आबादी यदि देश की है, वो तरक्की के अंदर कदम से कदम मिलाएगी, तो कौन रोकेगा विकसित भारत को। यही तो भारत की जननी है, सृष्टि है, सृजन करता है। साफ पानी के बारे में मैंने बोला, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में भी सिंह साहब ने बात की थी, विच इज वेरी एसेंशियल टू हैव ए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अच्छी नौकरी और आर्थिक विकास। जब हम बात करते हैं मेड इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की, तब आप नौकरी देने वाले बनने वाले हैं। जो मैंने पहले बात कही थी, फिर कर रहा हूं, 97 करोड़ नौकरियां कोई सरकार नहीं दे सकती। बेरोजगारी के आप नारे से लोगों को भ्रमित तो कर सकते हैं। रोजगार क्रिएट करने के वातावरण पैदा करो ना। देश के अंदर लोग अपने आप से काम करें, ऐसा वातावरण बने, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, विश्व को हम एक्सपोर्ट करें सारे प्रोडक्ट, तो ये देश की 140 करोड़ जनसंख्या हमारे पे बोझ नहीं बनने वाली, हमारी मदद करने वाली है। वी हैव टू वर्क फॉर दैट वी बिकम एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स, नॉट एम्प्लॉयमेंट सीकर्स। गवर्नमेंट की कैपेसिटी यदि डबल भी दे देगी तो 2 से 4 करोड़ हो जाएगी संख्या। 4 करोड़ से 97 करोड़ का मुकाबला तो हम नहीं कर पाएंगे। सर मैं ठीक कह रहा हूँ? यू आर कितना वो गवर्नमेंट के अंदर आप तो इतने सीनियर पोजीशन पर, हाउ मच गवर्नमेंट कैन गिव एन एम्प्लॉयमेंट? नो, दे कैन नॉट। 97 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो ही नहीं सकती। कोई भी सत्ता में आ जाए, आप 60 साल सत्ता में थे, अभी पीछे 10 साल भी सत्ता में रह के चुके हो, तो क्या आपने जो एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी थी क्या? उसका जो रूट कॉज है उसको समाप्त करना है। उसका रूट कॉज ये है विकसित भारत। विकसित भारत होगा तो सबको रोजगार मिलेगा, उसके ऊपर ध्यान देना। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनदर सेल्फ डेवलपमेंट गोल विच वी आर वर्किंग। पूरा विश्व, अभी भी विश्व के 16 CEO के साथ अमेरिका में बात करी। एवरीबॉडी वांटिंग टू कम इनटू इंडिया एंड इन्वेस्ट हियर। लेकिन उसके लिए जब फिर दोबारा कहूँगा, पीस जरूरी है। पीसफुल एनवायरनमेंट आएगा तो सब आएंगे। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री आएंगी, सेमीकंडक्टर के लिए वो जो चिप्स बनेंगी उससे पूरा भारत का अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। एंड पीपल आर नाउ रेडी टू इन्वेस्ट इन द सेमीकंडक्टर्स इन आवर कंट्री।
We must welcome them, but we have got to give them an environment of peace, tranquility and calm. अर्थव्यवस्था के लिए पहली बेसिक सिद्धांत है कि शांति। अराजकता, हिंसा, अस्थिरता से ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना जॉब्स होंगे और विकसित भारत एक दुस्वप्न ना बन जाए स्वप्न की जगह। इसको हमें रोकना है, सबको मिल के रोकना है। असमानता को कम करना, जो इनकम की डिस्पैरिटीज है उनको भी हमें कम करना होगा। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 7 करोड़ घर बनाने का जो संकल्प लिया है, 4 करोड़ तो बन चुके हैं, 3 करोड़ और का प्लान अप्रूव हो गया है। ये इसके बहुत जिम्मेदारी से काम होगा। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, संसाधनों का सही इस्तेमाल और कचरे का सही प्रबंधन कर हम एक बेहतर भविष्य बना रहे हैं। जलवायु पर कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम सौर ऊर्जा से हरित परियोजना पर काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा जो 2030 का गोल था वो हम अचीव कर चुके हैं। The emission is not happening in my country, emission is happening somewhere else and they are teaching us the lesson that the developing nations have got to do this. अरे यार, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, वैसे ही हम ऋषि मुनियों का देश है जो प्रकृति की प्रार्थना करते करते आज तक यहाँ पे पहुँचे हैं, आगे भी पहुँचते रहेंगे। समुद्र संरक्षण, लाइफ बिलो द वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग इकोनॉमी। लाइफ ऑन लैंड, सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाना, जंगलों को संरक्षित करना जैसे कदम उठा रही है। हम चाहते हैं कि हमारी धरती सुरक्षित और हरी भरी रहे। जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है उसके लिए पेड़ लगाना, धरती को, प्रकृति को संरक्षित करने की बड़ी जिम्मेवारी है। शांति और न्याय, अभी आपने देखा कितने हमारे कानून बदले हैं। देयर हैज गॉट टू बी पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और जस्टिस जो है तुरंत मिले, उसके लिए भी बहुत कार्य ये सरकार कर रही है, जिससे कि हमारे अल्टीमेट गोल को हम अचीव करेंगे। लक्ष्यों के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर द गोल, भारत वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी को बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम और भी मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों, आज एक संकल्प लेने का दिन है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो स्वप्न देखा था अंत्योदय का, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसको मैं राष्ट्रीय संत भी कहता हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मैं सिर्फ राष्ट्र के लिए हूँ। मैं आज ये महसूस, मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ। भूपेंद्र चौधरी साहब, आप बना देंगे तो बन जाऊंगा, लेकिन हूँ नहीं आज की तारीख में, कि क्योंकि वो राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, लास्ट के लिए हर वक्त जी रहे हैं, हर पल खपा रहे हैं। वो वर्ड यूज कर रहे हैं, खपा रहा हूँ, अति से तम में तिगुनी मेहनत से काम करूंगा। किसके लिए कर रहा? हम सब के लिए, 140 करोड़ के, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, और बाहर के खतरों को झेलते हुए, संयम रखते हुए लगातार विकास और विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अंत्योदय की भावना को संकल्पित होकर कुछ पल व्यतीत कर रहे हैं और भारत को एक समृद्ध राष्ट्र, विकसित राष्ट्र इन सबों के साथ अपने देश के लिए सोचते हैं, अपने राष्ट्र के लिए सोचते हैं, राष्ट्र को प्रगति पे ले जाना, विकसित राष्ट्र के लिए अपना तन धन सब न्यौछावर करना। मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद आपने सुना। धन्यवाद आदरणीय राकेश जी भाई साहब, आपके उद्बोधन से विकसित भारत के संकल्प को हमें पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी। अब हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, सवाल यदि कोई हो तो आप पूछ सकते हैं, या कहें तो इन्हीं नामों को जो हमारे पास सवाल है इनको मैं पूछ सकता हूँ। गौरव प्रकाश जी, कोई सवाल आपका? माइक उपलब्ध कराएं। नमस्कार सर, आई थिंक आप ने जो मुहिम शुरू की है इट्स वेरी नाइस। मेरा एक बहुत सिंपल प्रश्न है, कुशल भारत का एक ही मुहिम हो सकता है जब 360 डिग्रीज अप्रोच में सब सिटीजन्स को लेके सब साथ चले। एआई टेक्नोलॉजी को कोई नहीं रोक सकता, वी कैन नॉट स्टॉप एआई टेक्नोलॉजी द वे इट इज गोइंग। माय ओनली हम्बल सबमिशन इज, what is this model of this foreign countries coming into this our country and dislodging our trade cycle by unfair practice of price war? It is not understood that giants like Flipkart and Amazon are coming and destroying the foundation of our Indian economy,
which is the small traders, the micro MSMEs, and they are talking about simple dislodging them, obviously giving them AI and technology, but at the same time destroying them with the price war which they cannot compete. And in the books of accounts, they are showing losses of 10,000 crores. How does it, do you think, like sir, what you just said, it is a strategical move by these foreign countries to go like a slow poison to destroy that single trader who's adding to the 5 trillion economy hope for this country? I think we should have a control gap. There are countries like Germany and China which have stopped them for on a price cap of these online giants coming into the country by destroying their MRP fabric. प्रश्न मुझसे जी बहुत सुंदर प्रश्न है. आंसर लाइज विद यू. यदि आप जान रहे हैं कि किसी इंटेंशन से फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या कुछ भी इस देश की अर्थव्यवस्था को हलचल मचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों हम उनको उत्पादनों को जो वो इस देश में लागत मूल्य से कम भेज के यहाँ की इकोनॉमी को नष्ट करना चाह रहे हैं? यदि इतना आप जाने तो यही भारत समृद्ध भारत के लिए. सर, इसमें सरकार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सरकार भी उसमें गवर्नमेंट मस्ट डू समथिंग अबाउट इट सो दैट बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉइंग लाइक अ स्लो पॉइजन. जो हम आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ मेड भारत की बात कर रहे हैं, उसके लिए अत्यावश्यक है कि इनके ऊपर कुछ ऐसे कानून बने जो कि प्रीडेटरी प्राइसिंग या इस प्रकार के इसके ऊपर को अंकुश जरूर लगे. बहुत जरूरी है सर. थैंक यू गौरव जी. कर्नल आरपी सिंह साहब, कर्नल आरपी सिंह साहब. कर्नल साहब. ज्ञानेंद्र शुक्ल जी. शर्मा सर से मेरा सवाल है और दोनों ही सिंह साहब से भी. सर, ये हमारे देश में, जिस देश में होड़ मची हो पिछड़ा बनने की, पीछे होने की, तो ये विकसित भारत वाला तो चुनौती कुछ ज्यादा है. आपने भी अभी जिक्र भी किया. तो जहां पर जाति को लेकर और हर कोई पिछड़ा बनना चाह रहा है और बात हम विकसित का सपना देखेंगे, तो ये कुछ एनोमली नहीं दिख रही है? विसंगति, ये थोड़ी सी विडंबना ऐसी कुछ दिखाई देती है क्या? ये उन लोगों से पूछिए जो देश को विभाजित करना चाह रहे हैं, जो कि विभाजन की विभीषिका को देखने के उपरांत भी देश को विभाजित करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं. इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा ना, वो ही देंगे. क्यों विभाजित करना चाहते हैं? क्यों हर को भारतीय नहीं कहते? जब हम भारतीय करेंगे, भारतीय की बात करेंगे, तो सब तो उन्नति करेंगे ना. किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबकी उन्नति इसी में समाहित है. There are certain people who are becoming the conduits of the foreign powers to weaken this country. उनके डिजाइन्स को हमें समझना होगा, उनकी नीतियों को समझना पड़ेगा, उनकी कार्य प्रणाली को समझना पड़ेगा, उनकी सोच को समझना पड़ेगा कि सत्ता प्राप्ति के लिए क्या हद तक, किस हद तक गिर सकते हैं. हमें सतर्क, भारत को सतर्क होना पड़ेगा, भारतवासियों को सतर्क होना पड़ेगा. थैंक यू. अर्जुन सिंह कलहस जी, आदरणीय अर्जुन सिंह कलहस जी, माइक दे दें. मंत्री सांसद जी बिठा भैया. आदरणीय, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 108वीं जन्म जयंती मना रहे हैं. उनका जो एक मूल अवधारणा थी कि अंत्योदय, समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है इस समय, उसको कैसे ऊपर लाया जाए. और हमारी इस सरकार ने, जो मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार है, उसने लगभग पिछले 7 सालों में, 10 सालों में काफ़ी प्रयास किया. लगभग 20 से 25 करोड़ लोगों को जो है गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया. लेकिन सरकारें प्रयास लगातार कर रही हैं. लेकिन जो प्रयास होना चाहिए, जिस हिसाब से उनको ऊपर आना चाहिए, उनकी जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उनको आरक्षण दे करके, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा करके हम उनको ऊपर उठाने का प्रयास तो कर रहे हैं. इसमें सरकारों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. लेकिन हम उसको ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई विकसित कर सकते हैं जिसमें आज हमारे बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो विश्व में अपनी धाक जमा रहे हैं, उनको हम कैसे, उनकी परिस्थितियों, उनको हम कैसे मोड़ पाए कि उनका फायदा जो है निचले अंत्योदय तक पहुंच सके. उनका कोई मैकेनिज्म क्या हम विकसित कर सकते हैं? देखिए, बार बार कहा जाता है कि ये उद्योगपतियों की सरकार है, 2 उद्योगपति पूरे देश को चला रहे, यही कहा जाता है. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. मेरा, आपने बहुत सही कहा कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही हो.
25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं था। 7 करोड़ घर बनवा देना कोई आसान काम नहीं था। 12 करोड़ लोगों को तक स्वच्छ जल पहुंचा देना कोई आसान काम नहीं था। 91,000 किलोमीटर की रोड को 1,41,000 किलोमीटर की रोड्स बना लेना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, वो आसान भी लगती है, मैन पावर भी लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा है। देश को ही तो विकास हो रहा है, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 2,000 हैं, चाहे 2 लाख हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी। नमस्कार सर, मैं सर्वेश हूँ, छोटा मोटा लेखक हूँ, मुझे बहुत प्रश्न पूछने नहीं आते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या विकसित भारत बनाने के लिए, द डेवलप्ड इंडिया, उसके लिए जातीय जनगणना और निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, क्या ये आवश्यक है? भूख मिटाना एक यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल गोल है। कोरोना कालखंड के अंदर 3 वर्ष जिस प्रकार की बेरोजगारी पूरे विश्व में हुई, भारत में नहीं, उस समय जब रोजगार नहीं थे लोगों के पास, उनको भोजन पहुंचाने का कर्तव्य किया, तो उसने कहीं ना कहीं जो आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जो इस दौरान के अंदर हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने, जब पूरे विश्व की इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन कर रहा है, पूरे विश्व में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ी है। आप अमेरिका में चले जाओ, आप कनाडा में चले जाओ, आप ब्रिटेन में चले जाओ, आप पूरे यूरोप में चले जाओ, यदि आपके कुछ रिश्तेदार मित्र वहाँ रहते हैं तो वहाँ की हालत देखो और हमारे देश की हालत देखो, बहुत फर्क है हमारे देश के अंदर। यहाँ की जो तरक्की हो रही है वो विकसित भारत की ओर अग्रसर है। ये सरकार की कुछ पॉलिसी जैसी रही जिसने हमें इस मार्ग पे अभी तक रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी। अब हम अनुरोध करेंगे पद्मश्री आदरणीय हमारी अभिभावक विद्याबिंद सिंह जी से कि मंच पर आकर के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, देश के दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वित्त सचिव रह चुके हैं, उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करके इस संगोष्ठी की स्मृतियों को सजोकर उनके जीवन भर रखने के लिए दे। एक स्मृति चिन्ह उठा दो भाई, एक उठा लो। हेल्प कर दो कार्तिक, हेल्प करो। अब हम अनुरोध करेंगे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यहियागंज के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर गुरमीत सिंह जी से कि वो मंच पर आए और जाने माने पत्रकार आदरणीय राकेश शर्मा जी को यहाँ की स्मृतियों को सजोने के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान करें। करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब हम आप सबसे अनुरोध करते हैं, मंचस्थ सभी अपने अतिथियों से अनुरोध करते हैं कि हाई टी का इंतजाम है, तो लखनऊ की शाम मशहूर है, इस शाम को संजोने के लिए, यादगार बनाने के लिए हम सब साथ में चाय पीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आगमन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।